नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म कौटिल्य क्लासेस द स्कूल ऑफ कोर एकेडमिक्स में। तो जिस तरह से पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन और उस इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट किए थे बायोलॉजी की डिसिप्लिन, इस सब्जेक्ट की नेचर की और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिससे आपको पता चले कि बायोलॉजी का स्टडी हम किन किन पर्सपेक्टिव्स में करते हैं। तो इस सीरीज़ के सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे उन डिसिप्लिन्स को जो कि अप्लाई होते हैं इक्वली प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर, यानी हमने डिस्कस किया था डिसिप्लिन्स ऑफ बायोलॉजी को। उसके बाद इस सीरीज़ का जो अगला लेक्चर रहा था, जो आपको लास्ट लेक्चर मिला होगा, उसमें हमने बहुत सारे ब्रांचेस डिस्कस किए थे। वो ब्रांचेस थे एक्सक्लूसिवली वही जो अप्लाई होते हैं केवल एनिमल्स के ऊपर, यानी डिसिप्लिन्स ऑफ जूलॉजी। उसमें तकरीबन 60 ब्रांचेस थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। आगे सिलेबस जब स्टार्ट किया जाएगा तो उस सिलेबस में एक एक ब्रांच को हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा। अभी के लिए आप लोग केवल ब्रांचेस के नेम याद करके रखेंगे कि किस ब्रांच में किसकी स्टडी की जाती है। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो लेक्चर है उसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं उन ब्रांचेस को जो एक्सक्लूसिवली अप्लाई होते हैं केवल और केवल प्लांट्स के ऊपर, यानी डिसिप्लिन्स ऑफ बॉटनी। इससे पहले एक बात और, जो पिछले 2 लेक्चर रहे हैं इस सीरीज़ के, उन लेक्चर्स में ऐसा होता था कि बोर्ड पर पहले से ही ब्रांचेस के नाम लिखे हुए होते थे और उसके बाद उनको एक्सप्लेन कर दिया जाता था। वो आसान तरीका था थोड़ा सा, क्योंकि उसमें समय की बचत हो जाती थी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फिर आप लोगों को जो मोबाइल पर देखते हैं उन वीडियो को, तो उनको थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं देता है, फ़ॉन्ट का साइज़ बहुत छोटा दिखता है। इसलिए आज कोशिश ये की जा रही है कि पहले से कुछ भी यहाँ नहीं लिखा जाएगा, आपको 1 बाय 1 सारे ब्रांचेस के बारे में बताया जाएगा। चलिए, तो जैसी 2 सीरीज़ रही हैं, 2 वीडियो रहे इस सीरीज़ के पिछले, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये वाला वीडियो भी आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बॉटनी, उन ब्रांचेस को जो एक्सक्लूसिवली रिलेटेड होती हैं केवल और केवल प्लांट्स से, ब्रांचेस ऑफ बॉटनी। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे पहली ब्रांच हमारी है वो है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, इसमें किसकी स्टडी की जाएगी? वायरस की। वायरस एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फॉर्म है लाइफ का, क्योंकि एक्चुअली ये ना तो प्लांट है ना एनिमल है। इनफैक्ट ये ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। एवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल है वायरस का, क्योंकि जब अपन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के थ्रू बायोलॉजी को स्टडी करते हैं तो पता ये चलता है कि एक कोई ऐसी स्टेज थी, एक कोई ऐसी एग्जिस्टेंस थी कि जो दोनों के कैरेक्टर रखती थी। उसमें लिविंग के कैरेक्टर्स भी थे और उसमें नॉन लिविंग के कैरेक्टर भी थे। एक्चुअली में ये कह पाना कि वो वायरस ही थे ये तो उचित नहीं होगा, लेकिन वो जो भी था वो आज के वायरस के जैसा ही था, जिसमें दोनों प्रकार के कैरेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे थे। फिलहाल फिर ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पे वायरस की स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लांट ग्रुप का मेंबर तो है नहीं, ये एनिमल ग्रुप का ही मेंबर नहीं है। किसी ग्रुप में तो उसकी स्टडी करनी ही थी। हायर एजुकेशन में अगर आप पढ़ते हैं तो ज़्यादातर वायरस जो होते हैं उनको हम प्लांट के अंदर स्टडी करते हैं। पढ़ना क्या होगा आपको इसमें? वायरस की लिविंग नेचर क्या है, वायरस की नॉन लिविंग नेचर क्या है, इसके अलावा वायरस का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, वायरस की पैथोजेनिसिटी क्या होती है, कितने टाइप के वायरस होते हैं, कौन कौन से वायरस हैं जो प्लांट्स में, ह्यूमंस में, एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के डिसीज कॉज करते हैं, ये सब स्टडी करना होगा। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरी ब्रांच इस सीरीज की हमारी आती है वो ब्रांच है बैक्टीरियोलॉजी। ये बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है। वायरोलॉजी में वायरस की स्टडी की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया की स्टडी की जाएगी। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं और लाइफ का जो पहला फॉर्म है वो जस्ट लाइक बैक्टीरिया के जैसा ही रहा होगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं एवोल्यूशन में। इसमें आपको बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसकी स्ट्रक्चर पढ़नी होती है। बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप के जो शेप्स होते हैं उनकी स्टडी करनी होती है। और उसके बाद बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बाद पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं? यूजफुल मीन्स कि किस बैक्टीरिया से हमें कोई एंटीबायोटिक मिल रही है, किसका यूज़ किसी बेवरेज के फॉर्म में हो रहा है,
कॉटन इंडस्ट्री में, टोबैको इंडस्ट्री में, टी इंडस्ट्री में। और बहुत इंपॉर्टेंट ये कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो डिसीज कॉज करते हैं। हमारे लाइव स्टॉक यानी कि हमारे जो कैटल्स होते हैं उनको ह्यूमन में कौन कौन से डिसीज कॉज कर रहे हैं और हमारे प्लांट्स को कितना हार्म पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और उसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इन सबको हम लोगों को बहुत डिटेल में डिस्कस करना होगा बैक्टीरियोलॉजी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट ब्रांच इसके बाद आती है वो ब्रांच है हमारी फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में स्टडी की जाती है एल्गी की। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम यहाँ पर प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन का, जिससे फाइकोलॉजी के साथ साथ जो आगे की ब्रांचेस डिस्कस करने जा रहे हैं वो समझने में आपको थोड़ा सा कन्वीनियंस हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पूरा जो लिविंग वर्ल्ड है उसके क्लासिफिकेशन की, तो आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। और इसमें उन्होंने विशेष रूप से फाइलोजेनी को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया था। मोनेरंस में उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, इट मीन्स कि बैक्टीरिया को रखा गया है, साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है, माइकोप्लाज्मा को रखा गया है, एक्टिनोमाइसीट्स को रखा गया है। उसके अलावा जो दूसरा ग्रुप आता है या दूसरा किंगडम आता है वो हमारा किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है जो कि फंगस लाइक हो सकते हैं जैसे स्लाइम मोल्ड, जो कि प्लांट लाइक हो सकते हैं जैसे डेस्मिड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, जो कि एनिमल लाइक हो सकते हैं जैसे प्रोटोजोअन। करेक्टर क्या होगा मेन, यूनिसेलुलर होंगे, यूकैरियोट होंगे। उसके बाद फंजाई वाले ग्रुप में उन्होंने सभी फंगस को रखा है, जो मल्टी सेलुलर फंगस होते हैं उनको फंजाई में रखा गया है। प्लांटी वाले ग्रुप में सारे मल्टी सेलुलर प्लांट और एनिमेलिया वाले ग्रुप में सारे के सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रखा गया है। इसके बाद अगर हम केवल प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ब्रॉगनियार्ट ने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन, कि सेक्स ऑर्गन्स बाहर से दिखाई देते हैं, विजिबल है या कि विजिबल नहीं है। अगर विजिबल नहीं है तो ब्रॉगनियार्ट ने उनको कहा था क्रिप्टोगेम्स, अगर विजिबल होते हैं तो उनको ब्रॉगनियार्ट ने नाम दिया था फेनेरोगेम्स का। क्रिप्टोगेम्स के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो क्रिप्टोगेम्स में 3 ग्रुप आते हैं हमारे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करना है हम लोगों को एक एक सेगमेंट को बहुत अच्छे से, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी हिस्टोलॉजी, उनकी एनाटॉमी, उनकी रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, सब कुछ डिस्कस करना है। यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इंट्रोड्यूस कराना है केवल। थैलोफाइट के अंदर वो प्लांट रखे गए जिनमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाए जाते हैं, वास्कुलर बंडल्स भी नहीं पाए जाते हैं, उसी में एल्गी आते हैं। इनके बाद जो अगला ग्रुप आएगा ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद अगला ग्रुप टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा जो होते हैं या हम जिनको कहते हैं फेनेरोगेम्स, उनके अंदर 2 प्लांट्स को रखा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो कुल मिलाकर एल्गी वो वाला ग्रुप है जिसमें ना रूट होता है, ना स्टेम होता है, ना लीफ होता है। ये प्लांट्स का या मल्टी सेलुलर प्लांट्स का पहला ग्रुप होता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगली ब्रांच हमारी आती है, वो ब्रांच है माइकोलॉजी और वी कैन से माइसीटोलॉजी। ये वो ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है फंजाई की। तो फंजाई की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उनका केमिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, उनमें न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, क्योंकि फंजाई जो होते हैं ये हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, आइदर पैरासिटिक मोड और सेप्रोफिटिक मोड, या तो फिर किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू ये अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो इसमें अपन लोगों को क्या क्या पढ़ना है, फंजाई का स्ट्रक्चर, फंजाई की न्यूट्रिशन पढ़नी है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन की रेंज कहाँ तक होती है वो पढ़ना है, इसके अलावा फंजाई का रिप्रोडक्शन पढ़ना है और क्लासिफिकेशन पढ़ना है, लास्ट में फंजाई का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कौन कौन से फंजाई हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं और कौन कौन से फंजाई हैं जो डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमन में, मैक्सिमम प्लांट्स में और कुछ एक एनिमल्स में भी। आगे बात करते हैं, जो अगली ब्रांच हमारी आती है वो ब्रांच है लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी में स्टडी की जाती है लाइकेंस की। लाइकेंस कोई प्लांट का ग्रुप नहीं है, लाइकेंस कोई एनिमल्स का ग्रुप नहीं है, इनफैक्ट ये एक टाइप का म्यूचुअल इंटरेक्शन है जिसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें 2 ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, 2 में से एक होता है एल्गी और दूसरा होता है फंजाई।
एल्गी और फंजाई की सिम्बायोटिक एसोसिएशन से इस्टेब्लिशमेंट होता है लाइकेन का, और इसमें जो इसका एल्गल पार्टनर होता है उसको कहा जाता है फाइकोबियॉन्ट, और जो फंगल पार्टनर होता है उसको कहा जाता है माइकोबियॉन्ट। पहले ही आप जान चुके जो फंजाई होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए वो डिपेंड करते हैं एल्गी के ऊपर। एल्गी फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो एल्गी फंजाई के लिए फूड सिंथेसाइज करते हैं, बदले में फंजाई एल्गी को रहने के लिए स्थान देता है, उसके लिए मिनरल्स और वाटर की सप्लाई करता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं और एक म्यूचुअल इंटरेक्शन स्टेब्लिश यहाँ पे हो जाता है, जिसको नाम दिया जाता है लाइकेन्स का, और इसकी स्टडी को कहा जाता है लाइकेनोलॉजी। तो आई होप कि अभी तक आपको समझ में आया होगा और आप लोगों ने ये ब्रांचेस नोट कर लिए होंगे, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी एंड लाइकेनोलॉजी। चलिए अब इन ब्रांचेस से हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। 5 ब्रांचेस हमारी हो चुकी हैं। जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ब्रायोफाइट्स की, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट। तो अभी जब हम प्लांट किंगडम के ग्रॉस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे तो ये दूसरा ग्रुप है हमारा क्रिप्टोगेम्स का। क्रिप्टोगेम्स का पहला ग्रुप थैलोफाइटा जिसमें एल्गी आते हैं, और दूसरा ग्रुप हो जाता है ब्रायोफाइटा। सिंगल टर्म में अगर बात बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा है, यानी प्लांट किंगडम का ये पहला ऐसा ग्रुप है जिसमें सबसे पहले एम्ब्रियो बना है। इसका मतलब कि जो थैलोफाइटा है उनमें एम्ब्रियो नहीं बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन प्लांट किंगडम फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉन एम्ब्रियोफाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा। नॉन एम्ब्रियोफाइटा में कौन सा ग्रुप आएगा? थैलोफाइटा। रेस्ट ऑफ द ग्रुप प्लेस इन एम्ब्रियोफाइटा, क्योंकि सब के सब में एम्ब्रियो बनता है। बाकी रूट स्टेम लीफ इनमें नहीं होगा, और इनके अंदर वास्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम फ्लोएम भी नहीं पाए जाते हैं। इस स्टडी की बात करें तो हमें वही सब पढ़ना है जो हम फंजाई में पढ़ेंगे, वही पढ़ना है जो हम एल्गी में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, इनका लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन, लास्ट इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारी आती है, वो ब्रांच है टेरिडोलॉजी। मोस्ट डेवलप्ड क्रिप्टोगेम्स की अगर बात करते हैं तो वो कौन होते हैं? टेरिडोफाइटा। तो इसमें हम स्टडी करेंगे टेरिडोफाइट्स की। ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड ग्रुप है किसका? क्रिप्टोगेम्स का। इससे पहले ब्रायोफाइट और उससे पहले थैलोफाइट। और प्लांट किंगडम में ये पहला ऐसा ग्रुप है जिसमें सबसे पहले रूट स्टेम लीफ का ओरिजिन हुआ है। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट है तीनों पार्ट्स में, यानी लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन जो है ना वो एक एक स्टेप इंक्रीज करता चला जा रहा है। और एक और बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट यहां पर ये आया है कि इनमें वास्कुलर सिस्टम डेवलप हो गया, यानी पहली बार जाइलम और फ्लोएम जो एपियर हुए हैं वो किस ग्रुप में एपियर होते हैं? हमें टेरिडोफाइटा में। एक सिंगल टर्म इनके लिए लिखते हैं, जैसा कि ऊपर लिखा है किसके लिए? ब्रायोफाइट के लिए। ब्रायोफाइट आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट ट्रैकियोफाइट। ट्रैकियोफाइटा का जो सबसे पहला ग्रुप है वो कौन है? हमारा टेरिडोफाइटा। इसके आगे जो भी ग्रुप आने वाले हैं मींस जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, वो दोनों के दोनों क्या होंगे? ट्रैकियोफाइटा। इस टर्म को यहां एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद ये रखते हैं कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करेंगे कि ट्रैकियोफाइटा का मींस क्या होता है। आज के लिए आपका यही क्वेश्चन रहेगा कि आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ट्रैकियोफाइटा क्या होते हैं। स्पेलिंग ध्यान से देख लेंगे, TRACHEOPHYTA। फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा होते हैं हमारे टेरिडोफाइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारी आती है जिम्नोस्पर्मोलॉजी। स्पष्ट हो रहा है टर्म से ही, जिम्नोस्पर्मोलॉजी में किसकी स्टडी की जानी है? जिम्नोस्पर्म्स की। फर्स्ट सीड प्लांट, सीड हैबिट सबसे पहले अगर आई है तो किसमें आई है? जिम्नोस्पर्म में। इसमें जिम्नोस्पर्म की स्टडी की जाती है। बट जिम्नोस्पर्म में कहानी क्या है? सीड तो है, लेकिन सीड कैसे? जिम्नो। जिम्नो मीन्स नेकेड। बीज तो पाए जाते हैं लेकिन बीजों के चारों ओर कोई कवरिंग नहीं होगी। इट मीन्स कि इनमें फ्रूट नहीं पाया जाता। इसका मतलब
इनमें ओवरी नहीं होती है। ओव्यूल ओवरी के अंदर एनक्लोज नहीं होंगे, और जब ओवरी एब्सेंट है तो फिर उनमें फ्रूट भी बनने वाले नहीं हैं, इसलिए इनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। तो मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, इनके रूट स्टेम लीफ की एनाटॉमी हमें पढ़नी होती है इसमें। इसके अलावा टिपिकल जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल क्या है वो पढ़ना होता है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप से होता है, और थोड़ा बहुत इनका जो इकोनॉमिक वैल्यू है हमारे लिए उसकी स्टडी करनी होती है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट ब्रांच इसके बाद आती है हमारे सामने वो ब्रांच है एंजियोस्पर्मोलॉजी। तो पता चल रहा है नाम से ही कि इसमें हमें किसकी स्टडी करनी है, एंजियोस्पर्म्स की। मोस्ट डेवलप्ड प्लांट ग्रुप, सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड, और आज के समय में जो बेस्ट अडेप्टेबल प्लांट ग्रुप है जिसका डोमिनेंस है पूरे अर्थ सरफेस पर, वो है एंजियोस्पर्म्स। आवृत बीजी पौधे, सीड तो बनेंगे क्योंकि जिम्नोस्पर्म में सीड बन रहे थे, लेकिन एक एडवांसमेंट क्या आया इनमें कि इनमें निर्माण होने लगेगा फ्रूट का। इसका मतलब कि इनमें ओवरी पाई जाती है, इनके ओव्यूल ओवरी के अंदर होते हैं। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत सारे चेंजेस होंगे, वो बदल जाएंगे सीड में, और ओवरी बदल जाती है फ्रूट में। दूसरी बात, स्पर्मा का मीन्स आप समझ रहे हैं, सीड होता है। ये जो दूसरा टर्म है एंजियो, एंजियो का मीन्स क्या होता है, वेसल्स होता है। थोड़ा सा आप रिकॉल करेंगे, जूलॉजी के जो डिसिप्लिन हम लोगों ने पढ़े थे उनमें एक ब्रांच पढ़ी थी हम लोगों ने, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में आप स्टडी किसकी करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की, और सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक कंपोनेंट क्या है, वेसल्स। प्रिसाइजली का है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, आर्टरी, वेन्स, और आर्टरी और वेन्स का जो कनेक्शन है बीच में उसको कहा जाता है कैपिलरीज, ठीक है ना। तो ये ब्लड वेसल्स कहलाती है। तो एंजियो वर्ड का मीन्स हुआ वेसल्स, इसीलिए एंजियोलॉजी क्या थी, स्टडी ऑफ वेसल्स। थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं, अगर आप लोग जानते होंगे पहले से तो और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जो हमारा वास्कुलर सिस्टम होता है, या हम क्या कहें कि वास्कुलर बंडल्स होते हैं, वो वास्कुलर बंडल्स के दो कंपोनेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के अंदर 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। जाइलम के अंदर 4 तरह के सेल होंगे। एक तो होता है जाइलम का ट्रैकीट, दूसरा होता है जाइलम वेसल्स, तीसरा होता है जाइलम पेरेन्काइमा, और चौथा होता है जाइलम फाइबर्स। इसी तरह से अगर फ्लोएम के अंदर आप बात करते हैं तो फ्लोएम में पाए जाते हैं कॉम्पेनियन सेल्स, इसके अलावा सीव एलिमेंट्स, उसके अलावा फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में ये चारों एलिमेंट होंगे, ट्रैकीट्स, वेसल्स, पेरेन्काइमा, फाइबर्स, और फ्लोएम के भी चारों एलिमेंट होंगे, कॉम्पेनियन सेल, सीप ट्यूब्स, पेरेन्काइमा और फाइबर्स। लेकिन जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट के केस की बात अगर करेंगे तो उनमें जाइलम का ये एलिमेंट नहीं पाया जाता, वेसल्स नहीं पाया जाता। तो एंजियोस्पर्म को इसीलिए एंजियोस्पर्म कहते हैं क्योंकि इनमें सीड तो बनते ही हैं, साथ के साथ इनके वास्कुलर सिस्टम में जो जाइलम होता है, जाइलम में वेसल्स भी पाई जाती हैं, इसलिए इनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। और आप समझ गए होंगे कि एंजियोस्पर्म की स्टडी को हम एंजियोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो अगली ब्रांच आती है, जैसा कि अभी 2 पार्ट में हम लोगों ने नाम सुना है सीड का, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जो अगली ब्रांच है वो इसी से रिलेटेड है, इसमें हमें स्टडी करनी होती है सीड की, और सीड की स्टडी को कहते हैं स्पर्मोलॉजी, स्टडी ऑफ सीड। तो इसमें आपको सीड की स्ट्रक्चर पढ़नी होती है, उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सीड के टाइप्स पढ़ने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन, मोनोकॉट है या डाइकॉट है, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनेशन, हाइपोजियल एंड एपिजियल, और डोरमेंसी क्या होती है, कैसे डोरमेंसी को ब्रेक किया जाता है, वो सारे प्रोसेस हमें पढ़ने होते हैं स्पर्मोलॉजी में, स्टडी ऑफ सीड। तो ये आपके 10 ब्रांचेस हो जाते हैं, ब्रायोलॉजी, टेरिडोलॉजी, जिम्नोस्पर्मोलॉजी, एंजियोस्पर्मोलॉजी, और लास्ट हमारा कौन सा था, स्पर्मोलॉजी। आगे बढ़ते हैं इन ब्रांचेस की सीक्वेंस में, और हमारा जो अगला ब्रांच आता है वो ब्रांच है आपका
एंथोलॉजी, एंथो वर्ड का मीन्स होता है फ्लावर्स, सो इसमें आपको स्टडी करनी होती है फ्लावर्स की। पुष्प जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नेचर का जो सबसे खूबसूरत इन्वेंशन है वो क्या होता है, एक फ्लावर। तो एक टिपिकल फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मीन्स एक तो सबसे पहले उसका स्टॉक होता है जिसको हम पेडिसिल बोलते हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव फीचर नहीं होता है, बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं कि जिनमें पेडिसिल नहीं पाया जाता, उनको हम सिसाइल कहते हैं। फ्लावर के साइंस से रिलेटेड या ये कहें कि एंथोलॉजी से रिलेटेड बहुत बेहतरीन टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी भी आप लोग पढ़ेंगे और वो आपके बहुत काम आने वाली, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी बहुत इसेंशियल है। आप जिन कक्षाओं में अभी अध्ययन कर रहे हैं और इसके बाद आगे जो आपको स्टडी करनी है, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप एकेडमिक्स में आगे जाना चाहते हो, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपको प्लांट फैमिली की स्टडी करनी होगी तो बिना इन टर्मिनोलॉजी के आप स्टडी नहीं कर सकते हैं। सो इसमें हमें वही सारी टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। टिपिकल फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। तो आपको इसमें एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। कैलिक्स पढ़ना होता है, नंबर ऑफ सीपल, फिर उसमें हमें कोहेशन पढ़ना होता है, एस्टिवेशन पढ़ना होता है, यही सारे फीचर हमें कोरोला में पढ़ने होते हैं। उसके बाद एंड्रोसियम पढ़ना होता है, उसमें नंबर ऑफ स्टेमेंस, उसमें भी आपको कोहेशन पढ़ना होता है, नंबर ऑफ थीका पढ़ना होता है, स्टेम की लेंथ पढ़नी होती है, उनका इंसर्शन पढ़ना होता है। उसके बाद गायनोसियम जब पढ़ते हैं, नंबर ऑफ कार्पल पढ़ते हैं, नंबर ऑफ लोक्यूल पढ़ते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ ओब्यूल पढ़ते हैं, उसके बाद उनका प्लेसेंटेशन पढ़ते हैं और ओवरी की पोजीशन क्या है, वो हाइपोगाइनस है, पेरीगाइनस है कि एपिगाइनस है, ये सारी की सारी स्टडी आपको करनी होती है जिस ब्रांच में, उसको हम बोलते हैं एंथोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ब्रांच हमारी है वो ब्रांच है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को एक नाम और देते हैं, इसको कार्पोलॉजी भी कहा जाता है। कार्पोलॉजी में हमें स्टडी करनी होती है फ्रूट्स की, फलों का अध्ययन, फलों के अध्ययन का जो विज्ञान है उसको हम कार्पोलॉजी कहते हैं। कार्पोलॉजी क्यों कहा जाता है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक टिपिकल फ्लावर का जो चौथा पार्ट बताया उसको हम गायनोसियम बोलते हैं। क्या कहा जाता है, गायनोसियम। और गायनोसियम के अलावा इसको हम पिस्टल भी बोलते हैं। इस पिस्टल के सिंगल पार्ट को कहा जाता है कार्पेल। और एक टिपिकल कार्पेल के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। इसका जो लोअर पार्ट होता है इसको बोला जाता है ओवरी, इसका जो मिडिल पार्ट होता है इसको बोला जाता है स्टाइल, और ऊपर ये थिकी पोर्शन जो होता है इसको कहा जाता है स्टिग्मा। ये टिपिकल कार्पेल का स्ट्रक्चर है। फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत सारे चेंजेस होते हैं ओवरी में, और यही ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। तो ये ओवरी किसका एक पार्ट है, कार्पेल का। इसी कार्पेल के ओवरी के मॉडिफिकेशन से फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए हम फ्रूट की स्टडी को पोमोलॉजी तो कहते हैं, साथ में कार्पोलॉजी भी कहा जाता है। तो इसमें आपको पढ़ना होता है फ्रूट कितने टाइप के होते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट। सिंपल में ड्राई फ्रूट होते हैं, सिंपल में सकुलेंट फ्रूट्स होते हैं। फिर ड्राई फ्रूट का भी क्लासिफिकेशन है, डेहिसेंट है, इंडेहिसेंट है कि साइजोकार्पिक है, इन सब की स्टडी करनी होती है। वो पूरा साइंस कहलाता है कार्पोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो अगली ब्रांच आती है उस ब्रांच को कहा जाता है पेलाइनोलॉजी। और इस ब्रांच में स्टडी करते हैं हम एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के पोलन ग्रेन्स, यानी पराग कणों की। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कि जिसको क्या कहा जाता है, एंड्रोसियम। और इस एंड्रोसियम के सिंगल यूनिट को क्या कहा जाता है, स्टेमेन। और इस स्टेमेन में 2 पार्ट होते हैं। एक ये लॉन्ग नैरो पार्ट होता है जिसको कहा जाता है फिलामेंट, और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है पूरा, इसको कहा जाता है एंथर। एंथर में आप देख रहे हैं 2 पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट को कहा जाता है थीका और एंथर लोब। इन्हीं एंथर लोब के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस के थ्रू इनके अंदर फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर का। वो माइक्रोस्पोर मियोसिस से बने हैं, इसलिए कैसे होंगे, हैप्लॉइड। और प्लांट्स में
हम हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को गैमेटोफाइट भी कहते हैं। यहां पर यह हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रहा है, इसलिए पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल कहा जाता है। आगे इनसे ही जाकर मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां हम पेलाइनोलॉजी में स्टडी करते हैं पोलन ग्रेन्स की। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच जो आती है वो ब्रांच कहलाती है एग्रास्टोलॉजी। एग्रास्टोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ग्रासेस की, घासों का अध्ययन। और ग्रासेस जो होती हैं आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, अगर हम एंजियोस्पर्मिक फैमिली की स्टडी करेंगे तो जो फैमिली पोएसी है उसके अंदर मैक्सिमम ग्रासेस आती हैं। इस फैमिली का पुराना नाम है ग्रेमिनी, और हो सकता है कुछ लोगों को अजीब लगे, इनफैक्ट जो बांस है बम्बूसा वो भी एक प्रकार का ग्रास ही है, वो भी इसी फैमिली के अंदर आता है जिसको जायंट ग्रास कहा जाता है। तो डिफरेंट टाइप के ग्रासेस की स्टडी को कहते हैं हम एग्रास्टोलॉजी। इस सीरीज का नेक्स्ट ब्रांच है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रो जो टर्म है वो रिलेटेड होता है ट्री से। इसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की दो वैरायटी की, श्रब्स एंड ट्रीज। श्रब्स क्या होते हैं? मीडियम साइज के ट्री लाइक होते हैं, और इनका विशेष फीचर ये है कि इनमें कोई एक डिटर्मिनेट स्टेम नहीं होता है, कई स्टेम पाए जाते हैं, उनको हम श्रब्स कहते हैं। तो श्रब्स और ट्रीज, और इनमें कितनी वैरायटीज होती हैं, ट्री में कैसी कैसी कैनोपी पाई जाती है, कैसी कैसी ब्रांचिंग की पैटर्न है, उन सब की स्टडी करते हैं। जिस ब्रांच में उसको कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। तो आप लोगों ने इतने ब्रांचेस समझ लिए होंगे और समझने के साथ साथ नोट भी कर लिए होंगे। एंथोलॉजी, पोमोलॉजी और कार्पोलॉजी, पेलाइनोलॉजी, एग्रास्टोलॉजी एंड डेंड्रोलॉजी। 15 ब्रांचेस के बाद प्रोसीड करते हैं हम आगे की ओर, और हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच आती है वो ब्रांच है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में स्टडी की जाती है क्रॉप्स की, फसलों का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है उस ब्रांच को कहा जाता है एग्रोनॉमी। तो इसमें हमें डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स की स्टडी करनी होती है, किस क्रॉप्स के लिए किस प्रकार का लैंड सुटेबल रहेगा, उस क्रॉप से हम कैसे बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन ले सकते हैं, इसकी स्टडी की जाती है। और कैसे इम्प्रूव्ड वेराइटीज को बनाया जाए, उसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर, कौन कौन से प्रैक्टिसेस मतलब अपनाने चाहिए या अप्लाई करने चाहिए, उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है एग्रोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट ब्रांच आती है वो है बॉन्साई। ये बहुत नई ब्रांच हो सकती है कुछ लोगों के लिए। बॉन्साई वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूसिंग शॉर्ट प्लांट्स। जो बहुत बड़े बड़े ट्री आप देखते हैं, लाइक मैंगो का ट्री है, या आपके लिए ऑरेंज का ट्री है, ठीक है ना, या जो कहते हैं कि पोमग्रेनेट का ट्री है, ऐसे लंबे लंबी ट्रीज को बहुत छोटे छोटे फॉर्म में आप अपने गमले में उगा सकते हैं, और उगाने के बाद उन छोटे ट्री में ही फ्रूट लग जाते हैं। तो ये एक जापानीज तकनीक है जिसके द्वारा शॉर्ट प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। इस टेक्निक को हम कहते हैं बॉन्साई टेक्निक। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट ब्रांच आती है हमारी वो ब्रांच है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? प्लांट एज, पौधों की या वृक्षों की आयु ज्ञात करने से संबंधित जो विज्ञान है उसको कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्योंकि डेंड्रो टर्म का मतलब पहले ही बता चुके हैं, ट्री होता है, क्रोनो वर्ड का मीन्स होता है टाइम, कितने समय में कितनी वृद्धि किसी पौधे ने की है, उसके अध्ययन को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो इसमें एक जो ट्रेडिशनल मेथड है किसी प्लांट की एज को जानने का, वो मेथड होता है उसके एनुअल रिंग्स को काउंट करने का। अगर आप किसी बड़े ट्री का क्रॉस सेक्शन करते हैं स्टेम से, तो उस स्टेम के अंदर आप देखेंगे आपको इस तरह से बहुत सारे सर्कुलर रिंग नजर आते हैं। ये सर्कुलर रिंग क्या कहलाते हैं? ये सर्कुलर रिंग कहलाते हैं उसके
एनुअल रिंग। और ये एनुअल रिंग कैसे बनते हैं? उसका जो कैम्बियम होता है, उस कैम्बियम की एक्टिविटी के वजह से ये रिंग बनते हैं, जिनको हम एनुअल रिंग कहते हैं। वो कैम्बियम पर ईयर एक जाइलम का टिश्यू बनाता है अंदर की ओर और एक फ्लोएम का टिश्यू बनाता है बाहर की ओर, उससे ये रिंग बनते चले जाते हैं। तो इन सभी रिंग को अगर हम काउंट कर लें तो इनके बेसिस पर जो एक ट्रेडिशनल मेथड है हम पता कर सकते हैं कि किसी प्लांट की एज क्या है। इसके अलावा जो रिसेंट मेथड है उनमें कार्बन डेटिंग है या और अदर टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसी ट्री या किसी प्लांट का एज कितना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज का जो नेक्स्ट ब्रांच आता है उस ब्रांच को कहा जाता है पेडोलॉजी, और इस ब्रांच का एक और नाम है, इसको कहा जाता है एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी या पेडोलॉजी में आप स्टडी करते हैं सॉइल की, भूमि की या मृदा की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है, बिकॉज प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? सॉइल की ज़रूरत है। हर तरह का वेजिटेशन हर तरह की सॉइल को सूट नहीं करता है, तो किस प्रकार के वेजिटेशन के लिए हमें किस प्रकार के सॉइल की रिक्वायरमेंट है, उस सॉइल का टेक्सचर कैसा होना चाहिए, उसमें जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उनकी कितनी अमाउंट होनी चाहिए, इसके अलावा उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, उस सॉइल का पीएच कितना है, ये डिटरमाइन करेगा कि उसमें किस तरह की वेजिटेशन ग्रो कर सकती है। तो इससे रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। सीरीज की नेक्स्ट ब्रांच जो आती है उस ब्रांच को कहा जाता है इथनोबॉटनी। इथनोबॉटनी में स्टडी की जाती है रिलेशन बिटवीन प्रिमिटिव पीपल्स एंड प्लांट्स। प्रागैतिहासिक मानव और पौधों के मध्य क्या संबंध रहा है, इसका अध्ययन इस ब्रांच में करते हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, जो हमारे आदिवासी जनजातियां रही हैं, उनका अध्ययन करते हैं। आज भी पाई जाती हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती हैं, और वो जैसे जड़ी बूटियों के रूप में या किसी और रूप में अलग अलग प्रकार के पौधों का किस प्रकार से उपयोग करते थे। तो जो एक प्रकार का मेडिसिन के बारे में हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी स्टडी, इसके अलावा जो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद है, यूनानी चिकित्सा पद्धति है, उन सब का अध्ययन करते हैं जिस ब्रांच में, उसको कहा जाता है इथनोबॉटनी। तो यहाँ पर अभी तक हमने 20 ब्रांचेस को डिस्कस किया है। इनको एक बार फिर से आप लोग देख लें, एग्रोनॉमी, बॉन्साई, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, पेडोलॉजी या एडेफोलॉजी और इथनोबॉटनी। चलिए अब आगे बात करते हैं। 20 ब्रांचेस हो चुके हैं। इसके बाद जो आपकी अगली ब्रांच आती है वो ब्रांच है आर्बोरी कल्चर। ये इनफैक्ट बॉटनी की एक सब ब्रांच है जिसको कहा जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है ये आर्बोरी कल्चर। इसमें हम स्टडी करते हैं किन प्लांट्स की, जिनसे विशेष रूप से हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं, स्टडी भी की जाती है, और वेजिटेबल्स वाली स्पीसीज को कैसे ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए इसकी स्टडी भी की जाती है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है वो ब्रांच है हमारी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर समझ में भी आ रहा है कि ये जो साइंस है ये फ्लावर की अच्छी वैरायटीज़ या फ्लावरिंग प्लांट की जो बेस्ट वैरायटीज़ है उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, पीछे हम एंथोलॉजी पढ़ चुके हैं, उसमें हमें फ्लावर्स क्या है, फ्लावर के पार्ट्स कितने हैं, किन किन पर्सपेक्टिव में फ्लावर की स्टडी करनी है, वो स्टडी की जाती है। यहाँ कैसे फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को हम इम्प्रूव करें, तो इससे बेहतर है यहाँ लिख देते हैं फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। इनकी स्टडी को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट ब्रांच हमारी आती है वो ब्रांच है ओलेरी कल्चर। यहां पर ही गलती हो गई है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आर्बोरी कल्चर में हम ट्रीज और जो श्रब्स होते हैं उनकी वैरायटीज को कैसे इंप्रूव करें इसकी स्टडी करते हैं। इनफैक्ट जो ओलेरी कल्चर है उसमें हम जो वेजिटेबल
प्रोवाइडिंग वेराइटीज होती हैं उनको कैसे इंप्रूव किया जाए उसकी स्टडी करते हैं ऑलरी कल्चर में। नेक्स्ट ब्रांच आती है हमारी जिसको कहा जाता है हॉर्टी कल्चर। इसमें हम स्टडी करते हैं गार्डन की, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनसे रिलेटेड स्टडी को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। और इस सीरीज का जो लास्ट ब्रांच है हमारा वो है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में हम उन प्लांट की स्टडी करते हैं प्लांट विच प्रोवाइड मेडिसिन्स। ऐसे पौधों का अध्ययन किया जाता है जिनकी कोई मेडिसिनल वैल्यू है, जिनसे कुछ मेडिसिन प्राप्त होते हैं। तो ये 5 ब्रांचेस हमने यहाँ और डिस्कस करी हैं, आर्बोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ऑलरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फार्माकोग्नोसी। इसके बियॉन्ड कुछ ब्रांचेस और हो सकती हैं। तो इन 3 सेगमेंट में हम लोगों ने स्टडी किया है डिफरेंट टाइप के डिसिप्लिन्स का, जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो जूलॉजी से रिलेटेड हैं और जो बॉटनी से रिलेटेड हैं। इनके अलावा भी कुछ ब्रांचेस हो सकती हैं जिनको या तो हम किसी सेपरेट सेगमेंट में लेकर आएंगे या फिर जब हम स्टडी करेंगे तो उसके बीच में भी आएंगे। इसके अलावा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं बॉटनी के और कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं जो इनके बियॉन्ड हो सकते हैं, उनको स्टडी की जा सकती है। आई होप कि आज का जितना कंटेंट था वो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया। और अब अगले सेगमेंट में विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो सेगमेंट, क्योंकि उस सेगमेंट में हम आपके नीट, एनसीईआरटी और जो अलग अलग स्टेट के बोर्ड्स होते हैं उनका सबका मिला जुला जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है उसका एक एनालिसिस करेंगे, उसका एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को वो अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का यहीं तक रखते हैं, अगली मुलाकात जल्द होगी, तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।